नमस्कार बंधु, कैसे हैं आप लोग। आज मन हुआ कि लघु कथाओं के बजाय हम अपनी कहानी की बात करें, जो कि हम लगभग 2014 से लिख रहे हैं, जब से लघु कथा लिखनी शुरू की। और पहली कहानी कौन सी है ये थोड़ा याद कम, क्योंकि पता नहीं था कि कभी लेखक बनेंगे और ये बताना पड़ेगा कि पहली कहानी कौन सी है। तो शायद पहला इम्प्रेशन नाम से, फर्स्ट इम्प्रेशन नाम से कहानी लिखी थी, जो कि अभी भी इसी नाम से है। और सठिया गई हुई एक लघु कथा लिखी थी, जो कहानी के लक्षणों को लेके लिखी गई थी। बाद में हमने उन लक्षणों को उसमें समाहित करते हुए उसे कहानी रूप में ही डाल दिया। वो लघु कथा बिल्कुल भी नहीं रही। अब बाद में उसे लघु कथा में ढालें, वो बात की बात है। फिलहाल तो प्रस्तुत है पहली कहानी सठिया गई हो। नहीं, पहली नहीं कहें, दूसरी कह लीजिए शायद, या तीसरी, याद ही नहीं है। जैसा कि हमने पहले ही बताया, तो हमारे नई किताब जो आई है, सुधियों के अनुबंध, इसमें उल्टा दिख रहा होगा, सुधियों के अनुबंध, जो जिसमें से प्रस्तुत है कहानी कुहासा छट गया। ये कहानी सठिया गई हो के नाम से आप लोगों ने प्रतिलिपि पे और फेसबुक पे और कई वेबसाइट पे, कई पत्रिकाओं में पढ़ चुके होंगे। लेकिन उनमें और इनमें फ़र्क बस इतना है, जो आप अभी सुन लेंगे और तो समझ जाएंगे, जो जिन्होंने पढ़ी है वो बहुत अच्छी तरह समझ जाएंगे कि एक तो मैंने शीर्षक बदला है, और दूसरा इसमें हमने कुहासा छट गया शीर्षक है इसका, जो सठिया गई हो के नाम से था, और दूसरा इसका बीच बीच में वाक्य भी नए गढ़े गए हैं। तो आप इसे सुनिए और बताइए कैसी लगी, और इस कहानी को प्रोत्साहित कीजिए। कहानी संग्रह को भी सहर्ष स्वीकार करने योग्य मानी जाए तो अच्छा ही लगेगा। तो लीजिए, प्रस्तुत है कुहासा छट गया। शहर के बीचों बीच खूब बड़ा पार्क बना हुआ था। पार्क में तरह तरह के फूल पौधे लगाए गए थे। वहाँ पर गुलाब, बेला, हरसिंगार, चंपा और रातरानी के पौधे बहुतायत में थे। उनकी भीनी भीनी महक चित्त को बड़ा सुकून देती थी। इमली, नीम के पेड़ की खुशबू तो बरसात में बड़ी सुहावन लगती थी। पार्क के बीचों बीच में नौका विहार के लिए समुचित जलाशय की व्यवस्था भी की गई थी। सारस, बतखें भी झुंड में यहाँ वहाँ देखे जा सकते थे। सुबह हो या शाम का समय पार्क बड़ा ही मनोरम लगता था। आसपास की सोसाइटी से ही नहीं, बल्कि शहर के छोर में रहने वाले लोग भी पार्क की सुंदरता के कारण खींचे चले आते थे। आसपास रहने वालों के लिए तो पार्क आकर्षण का केंद्र था ही। कई फलदार पेड़ भी थे, जिनके नीचे बड़े बड़े चबूतरे बने थे। प्रतिदिन ही बड़े बुजुर्ग उन्हीं चबूतरों पर बैठकर अपनी बैठकी जमाते थे। कई बुजुर्ग बरगद के पेड़ के नीचे योगाभ्यास करते भी दिख जाते थे। रामप्रसाद को तो सबसे प्रिय था पार्क में खड़े होकर दोनों हाथ ऊपर की ओर उठा ठठाकर हंसने वाला अभ्यास। जीवन का सारा दर्द भूलकर चंद पल वह दिल खोलकर हंसते थे। यह बात और थी कि कभी कभी उनकी आंखों की कोर पनीली हो जाती थी। रामप्रसाद के साथ कभी कभार उनकी पत्नी संगीता भी आ जाती थी। दोनों बेटे विदेश में जा बसे थे। अब इस शहर में रामप्रसाद और संगीता ही एक दूजे के सुख दुख के सच्चे साथी थे। रामप्रसाद को इस पार्क में आकर बैठना इतना अधिक भाता था कि 2-4 घंटे वह पार्क में ही बिता देते थे। पार्क का एक आध चक्कर लगाकर हल्का फुल्का व्यायाम करते हुए घंटे भर बिताते, फिर चबूतरे पर बैठकर
पार्क का अवलोकन करते हुए भविष्य के फुग्गे फोड़ते रहते थे। संगीता को पार्क में टहलने से अधिक आस पड़ोस के घरों में जाकर बैठकी करना पसंद था। आज रामप्रसाद जिद करके पार्क में संगीता को भी साथ लेकर आए थे। दोनों किनारे पड़ी बेंच पर बैठ गपशप करने लग गए थे। वहाँ पार्क में कई नए जोड़ों को हाथ में हाथ डालते टहलते देख रामप्रसाद को जाने क्या सूझी। अपनी जीवन संगिनी के हाथों को अपने हाथ में लेकर बोले, याद है ना तुम्हें, पहली बार तुम्हारे हाथ को कब अपने हाथ में इस प्रकार से लिया था। संगीता सुनकर बस मुस्कुरा के रह गई। उसका सारा ध्यान तो पार्क में एक 3 साल के बच्चे के साथ टहलती हुई गर्भवती युवती की ओर था। उसे देखकर उसके मन में अजीब अजीब ख्याल आवाजाही कर रहे थे। वह सोचती रही थी, यह युवती तो पूरे दिन से है, यहाँ अकेले कैसे टहल रही है, वह भी 3 साल के नन्हे बच्चे के साथ। जरूर पति ने छोड़ दिया होगा, तभी तो इस हालत में भी यह यहाँ अकेले टहल रही है। दूसरे बच्चे को लेकर लड़ाई हुई होगी दोनों के बीच। नौकरी करने वाली लड़कियाँ परिवार बढ़ाना कहाँ चाहती हैं, सब कुछ अपने मन की करना चाहती हैं। हर बात में तो पुरुषों को जवाब देने लगते हैं। नहीं सहा होगा इसके मर्द ने। इस हाल में छोड़कर जाने का मतलब ही है कि युवती लड़ाकू किस्म की है, पति की एक बात भी सहती नहीं होगी। यदि इसका पति साथ रहता होता तो उन जोड़ों की तरह वह भी इसके साथ होता। अपने बेटे को गोद में लिए साथ चलता हुआ हंसी की फुलझड़ियाँ छोड़ता चलता। सोचते हुए अंत सोचकर वह पुलकित हो उठी। तुम्हें याद आ गया ना, तभी तुम मुस्कुरा रही हो, किंतु कुछ बोलो भी, मैं भी तो सुनो कि तुम्हें कितना याद है। रामप्रसाद अपनी ही धुन में थे। ये आज की जनरेशन सास ससुर को तो बोझ मानती है। इसने भेज दिया होगा उन्हें वृद्धाश्रम। न जाने क्या हो गया है आज के लोगों को। आज बड़बड़ाते होना चाहिए। बड़बड़ाते हुए रामप्रसाद की हथेलियों से उसने अपना हाथ झटक कर निकाल लिया। क्या बड़बड़ा रही हो? हाथ झटकने से वह बका गए थे। कुछ नहीं। लेकिन चंद मिनट बाद ही न चाहते हुए उसका दिमाग पुनः चलायमान हो गया। इसकी सास होती तो इसको ऐसी हालत में अकेले टहलने भेजती क्या? खुद साथ रहकर बच्चे के साथ बहू का भी इस अवस्था में ध्यान रखती। अवश्य यह खूब नकचढ़ी बहू होगी, तभी तो देखो कोई नहीं है इसके पास। यह भी हो सकता है कि यह पति के साथ अलग फ्लैट में रहती हो। आजकल तो बहुएं ससुराल आते ही अलग एक घरौंदा बसा लेते हैं। ससुराल में पति का परिवार इन्हें फूटी आंख नहीं सुहाता। हो सकता है लड़ बैठी हो अपनी सास ननद से। आज की लड़कियां कहना सुनना कहाँ सीखी हैं। कुछ वर्षों में लड़कियों की तो सहन शक्ति और लज्जा जैसे मौलिक गुण संरक्षण गृह में दर्शनार्थ रखे ही मिला करेंगे। देखो तो शुरुआत हो ही गई है। आजकल लड़कियां भी कमाऊ हो गई हैं मर्दों की तरह, तो उसकी ठसक तो उनमें रहेगी ही। फिर आखिर क्यों कर सहे किसी की? एक हमारा जमाना था, कितना कुछ सहते थे, उफ तक न करते थे कभी। तभी तो आज एक साथ हैं हम दोनों। हमारी धीमी आंच पर ही तो खीर आखिर धीमी आंच पर ही तो खीर स्वादिष्ट पकती है ना। आज की पीढ़ी तो जिंदगी को इंस्टेंट नूडल सी समझ बैठी है। ठंडी हवा का झोंका आया तो फूलों की महक से मुग्ध सी हो गई संगीता। हवा में फैली फूलों की ताजगी उसके दिमाग को भी तरोताज़ा कर गई। आँखों को भी हवा में मौजूद शीतलता ने शीतल कर दिया। कुछ देर वह आँख बंद करके चेहरा ऊपर को उठाए सुगंध का पान करती रही। एक बार की वह खुद से खुद को ही झकझोरती हुई बोली, अरे नहीं, मैं गलत क्यों सोच रही हूँ। जब ये ऑफिस से देर से आते थे तब मैं भी तो पार्क में अकेले ही टहलती थी। रिंकू मेरे पेट में था, इसकी तरह ही मेरे दिन भी पूरे हो चुके थे। डॉक्टर की सख्त हिदायत थी कि प्रतिदिन हिम्मत भर टहला करिए। पार्क में ही तो मेरा दर्द शुरू हो गया था। उस समय किसी ऐसी ही बेंच पर बैठी
किसी बुजुर्ग महिला ने मेरी मदद की थी। इन्हें भी उन्होंने ही तो फ़ोन करके बुलाया था, मुझसे इनके ऑफिस का नंबर लेकर। अपना वह दिन इतनी जल्दी भूल गई मैं। सच कहते हैं ये, मैं सठिया गई हूँ। सोचकर वह मन ही मन मुस्कुरा उठी। सोच से बाहर आकर उसकी आंखों ने युवती की खोज ली तो देखा कि वह बरगद के पेड़ के पास से होकर उसकी ही ओर चक्कर लगाते हुए आ रही थी और पास में ही बैठे राम प्रसाद अनुलोम विलोम करने में व्यस्त थे। शादी के 1 साल के अंदर ही इनकी नौकरी शहर से बाहर लग गई थी। सास ने जबरदस्ती मुझे भी इनके साथ भेज दिया था, यह कहकर कि मेरे बबुआ को भोजन कौन बना कर देगा, थक हार कर आएगा तो क्या भोजन खुद बनाएगा। इनके बहुत मना करने के बावजूद बहुत तैयार हो जाओ बबुआ संग जाने को उन्होंने सख्ती से आदेश पारित कर दिया था। पुराने दिनों की याद आते ही फिर चेहरे पर मुस्कान अनायास ही आ गई थी। उसे हंसता हुआ देख रामप्रसाद बोले, मन ही मन क्या सोच कर खिलखिला रही हो? क्या हाथ में हाथ लेने की तिथि याद आ गई क्या? संगीता के अनसुना कर देने पर रामप्रसाद बुदबुदाए, ए बुढ़िया कहाँ खोई है? पर बुढ़िया तो पास होकर भी पास कहाँ थी। वह तो दूर कछुआ गति से टहलती युवती में खुद को देखती हुई अपने खट्टे मीठे दिनों में खोई हुई थी। युवती अभी अभी धीरे धीरे चक्कर लगाती हुई संगीता के सामने से होकर आगे बढ़ गई थी। थोड़ी ही दूरी पर उसका बेटा तिपहिए साइकिल से उसके पीछे पीछे चलता चल रहा था। अचानक किसी पत्थर से टकराकर तिपहिए से गिर गया। वह गिरते ही तेज स्वर में रोने लगा। रोने का स्वर जैसे ही संगीता के कानों में पड़ा वह वर्तमान में वापस लौट आई। दौड़कर बच्चे को उठाकर चुप कराने लगी। युवती जल्दी दौड़ सकती नहीं थी और जब तक पास आई उसका बेटा संगीता की गोद में हंसता हुआ बैठा था। संगीता ने लाड लड़ाकर बच्चे को बहला लिया था। युवती नज़दीक पहुंचकर धन्यवाद आंटी कह मुस्कुरा दी। जब तक एक दूजे से जान पहचान कर रहे थे तभी युवती संध्या का पति राकेश आ गया। हंसते हुए बोला, डार्लिंग माफ़ कर दो, आज देर हो गई। वह बात ऐसी थी कि बॉस ने कुछ काम दे दिया था और सख्त हिदायत दी कि इसको निपटाए बिना घर नहीं जाना है। क्या कर सकता था, तुम तो जानती ही हो, बॉस की तो सुननी ही पड़ती है। संगीता ने कनखियों से स्त्री को देखा। उसकी आंखें मुस्कुरा रही थीं। वह चबूतरे पर चिंटू को बैठाकर उसके साथ खेल रही थी, लेकिन आंख कान युवती की तरफ घूमे हुए सतर्क अवस्था में थे। घर पहुंचा तो माँ चिल्ला पड़ी कि बहू अकेले गई है पार्क, जाकर उसे ले आ। मेरे तो घुटने जकड़े थे अतः साथ गई नहीं। जल्दी भाग कर जा। युवती के पति द्वारा दी गई सफाई संगीता के कानों को भी साफ करती जा रही थी। संध्या मुस्कुराकर बोली, कोई बात नहीं स्वीटहार्ट। चिंटू अब भी संगीता के पास बैठा था। संध्या पति के साथ उधर ही जाकर बोली, इनसे मिलो, ये संगीता आंटी हैं। इन्होंने चिंटू को संभाला, वरना शायद वह आज चोटिल हो जाता। राकेश ने नमस्ते आंटी कहकर अपने बेटे चिंटू को अपनी गोद में ले लिया। फिर संध्या का हाथ पकड़कर बतियाते हुए अपने घर की ओर चल दिया। संगीता की आंखों ने तब तक उस युवती का पीछा किया जब तक कानों में युगल के खिलखिलाने की घंटियां बजती रहीं। सूरज सिर पर चढ़ाया था। संगीता के चारों ओर घिराया कुहासा धीरे धीरे छटने लगा था। तो ये रही कहानी हमारी। सुनकर अवश्य बताइएगा कि आपको कैसी लगी।